हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस के फाइनल रिवीजन में। एंड आज की वीडियो में हम सोशल साइंस के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो फाइनल रिवीजन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि कल ही आपका पेपर है एंड अभी वीडियो आ रहा है। तो भाई जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे एंड कुछ क्वेश्चंस आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा। तो आपको बस एक बार उनको पढ़ना है, समझना है, उससे रिलेटेड या उसके आसपास जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। आपका जो है बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर। सबसे पहले ज्योग्राफी में देख लीजिए। यहाँ पे ज्योग्राफी के सारे जो चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज आपको दिया गया है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले चैप्टर की तरफ। तो हमारा जो पहला चैप्टर है भाई वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है आप समझ लीजिए कि देखिए हम रिसोर्स जो है, सभी चीज़ें जो हम रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं वो एक समय के बाद आप समझिए कि जब हम ज़्यादा रिसोर्स का यूज़ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने की तादाद पे आ जाएगी। तो हमें डेवलपमेंट करना है। विदाउट रिसोर्सेज हम डेवलपमेंट कर नहीं सकते। तो डेवलपमेंट तो करना है हमें, बट जो है हम अब थोड़ा सा रिसोर्सेज को ध्यान रखेंगे कि रिसोर्स जो भी है हमारी वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, जिससे हम ज़्यादातर जो चीज़ें हैं इसको रिसाइकल रीन्यू कर सकें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि जो रिसोर्स है फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें बचाना है, और प्रेजेंट में जो भी नीड है उसको थोड़ा सा हमें कम करके या थोड़ा सा कम करके कॉम्प्रोमाइज़ करके यूज़ करना है। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकंड क्वेश्चन है सॉइल इरोजन। ये दोनों क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल इरोजन से भी बहुत बार क्वेश्चन हमसे पूछे गए। ठीक है, सॉइल इरोजन देखते हैं। सॉइल इरोजन में क्या है कि जब भी एयर वाटर के कारण क्या होता है, जो ज़मीन की मिट्टी है वो कुछ डिस्प्लेस हो जाती है, हाँ, अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाती है उड़ के, या फिर जब बाढ़ वगैरह आती है या हेवी रेनफॉल होती है तो जो पानी के साथ बह के चले जाती है तो ज़मीन पर भाई बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। तो अब ये दोनों आंसर लिखे हुए हैं भाई, इनको समझ लेना। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, सॉइल के इरोजन के कॉजेज़ भी आपसे पूछे जाते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन, कि किस कारण से जो है सॉइल इरोजन होता है। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। जब पेड़ वगैरह ज़्यादा कटते हैं तो आप जानते हैं वहाँ पे मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। एंड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसके साथ साथ वहाँ पे हम घर वगैरह बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो जो ज़मीन है वो कमज़ोर वगैरह हो जाती है। सेकंड है विंड। हाई वेलोसिटी विंड कैन रिमूव टॉप साइड। मतलब क्या होता है कि जो अगर ऊपर की जो मिट्टी है कि रिमूव हो जाएगी तो जो अंदर की मिट्टी है भाई वो कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं है, सूटेबल नहीं है, इसलिए ये भी जो है कॉज हो सकता है। थर्ड रेनफॉल एंड फ्लडिंग। मैंने आपको बताया कि हेवी रेन कैन कॉज सॉइल इरोजन, कि जो पानी है उसके साथ बह के जो मिट्टी चले जाती है वहाँ पे सॉइल इरोजन हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलुवियल सॉइल पूछी गई है बहुत बार। एलुवियल सॉइल इज फर्टाइल लाइट एंड पोरस सॉइल दैट इज रिच इन मिनरल इट फाउंड रिवर बेसिन फ्लैट प्लेन्स एंड डेल्टास। एलुवियल सॉइल भाई बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, मीन्स इस पर जो है कल्टीवेशन किया जा सकता है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है। एंड बहुत ज़्यादा लाइट है, लाइट वेट होती है। एंड रिच इन मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी सॉइल है। इसके जो है फिर डिफरेंस बिटवीन भांगर एंड खादर। अब भांगर एंड खादर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज़रूर नहीं है सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ये मैं वो टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए खास है। भांगड़ एंड खादर से रिलेटेड भाई व्हाट इज़ भांगड़, व्हाट इज़ खादर, ये भी पूछ सकते हैं। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डिफरेंस मैंने बताया कि भांगड़ और खादर है क्या भाई, दोनों एल्यूवियल सॉइल है। भांगड़ बस ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है एंड खादर जो है न्यू एल्यूवियल सॉइल है। भांगड़ लेस फर्टाइल होती है क्योंकि इसमें भाई जो पार्टिकल्स हैं भांगड़ सॉइल के वो थोड़े बड़े हैं, जिस पे हम खेती नहीं कर सकते हैं। और जो खादड़ है मोर फर्टाइल है, इसमें जो है फाइन पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, सैंड मिलती है, क्ले में देखने को मिलती है, जिससे जो क्रॉप्स वगैरह हैं इस पर हम उगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो खादड़ है रिन्यू हो सकती है आराम से। ठीक है, रिन्यू होगी तो भाई फर्टिलिटी बढ़ती ही जाएगी हर भाई। और जो भांगड़ है अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि इसमें कंकड़ है और कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके अंदर क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट कंकड़, बड़े बड़े कंकड़ आपको देखने को मिलेंगे। और जो खादड़ है इसमें फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो बहुत बारीक रहते हैं, सैंड देखने को मिलती है, जिसके कारण ये रिन्यू हो सकती है और इस पर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है। अब व्हाट इज़ एजेंडा 24 की एजेंडा 24 क्या है? ठीक है, एजेंडा 24 एक तरह का एक्शन है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही किया गया है, और ये वही है इसी तरह का एग्रीमेंट है कि जहाँ पे हम एनवायरमेंट चैलेंजेस एंड मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कि एजेंडा 21 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है 1992, इसके डेट याद रख लीजिए कि कब एजेंडा 21 जो है लाया गया था, 1992। ये बहुत ख़ास है, आपको ये सारी डेट्स वगैरह भी याद रखनी है। तो ये एक एक्शन है, प्लान है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही करने के लिए इस प्लान को या एक्शन को लाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये भी 4 मार्क्स का आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। कि डाइवर्सिटी क्या है? तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन रिसोर्स अर्थ इंक्लूडिंग ऑल द प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर जीन्स। इट ऑल्सो रिफर द इकोसिस्टम दे लिव इन। बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या है कि जो भी लाइफ्स हैं अर्थ पे, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर स्पीसीज हो गए, तो इन सभी को अगर हम इंक्लूड कर ले तो ये एक बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, और इन सभी के अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। तो ये इजी था। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये भाई बहुत ज़्यादा खास है, ये दोनों क्वेश्चन भाई पूछे गए, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी पूरा इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट टाइगर है क्या, कब लॉन्च हुआ, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो हम सारी चीज़ें को कवर कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट, वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट टाइगर इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973 टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर बाय एस्टेब्लिशिंग नेटवर्क ऑफ टाइगर रिजर्व अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक प्रोजेक्ट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1973, आप डेट याद रख लीजिए 1973। ठीक है, 1973 में इसको लाया गया था। और 1973 में किस लिए लाया गया था? क्योंकि देखिए, जो इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर है, मतलब जिसकी प्रजाति कम हो रही है, एक बंगाल टाइगर है जिसकी प्रजाति बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, इसलिए ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। और हमने पूरे देश में टाइगर रिजर्व्स खोले गए, जिसके कारण टाइगर्स की जो जनसंख्या है वो बची और हमने इनको प्रोटेक्ट किया। तो ये जो एक्ट के कारण ये सब हुआ था। तो आप 1973 में याद रख लीजिए प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लाया गया था, क्योंकि बंगाल टाइगर जो इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहाँ 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है, कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। जो रिजर्व फॉरेस्ट है कंजर्व वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसके साथ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्स व्हाइल अलाउइंग सस्टेनेबल यूज। यहाँ पे यही मेन डिफरेंस है कि जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कंजर्व तो करते हैं वाइल्ड लाइफ को, नेचुरल रिसोर्स को, बट एक सस्टेनेबल यूज़ के कारण, जैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था, सेम वही कि यहाँ पे रिसोर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स दिए डेंस फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट नियर विलेजेस फॉर रिसोर्स नीड लाइक फ्यूल एंड फॉरेस्ट, मतलब फ्यूल्स एंड जो लकड़ियाँ हैं इनके लिए डिपेंड रहती है इस फॉरेस्ट पे जो आसपास के विलेजेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अब आप ध्यान रखिए क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो आया था 1973 में, एंड जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो आया 1972 में। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 में आया था, और हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो आया था 1973 में। ठीक है, ये दोनों डेट्स आपको याद रख लेनी है। तो ये क्यों आया था? फर्स्ट आपने लिख दिया कि द लॉ इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। हम जानते हैं कि जो है जानवरों का शिकार हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इस तरह से एंडेंजर्ड स्पीसीज कम होते जाएंगी, तो इनकी हंटिंग, पोचिंग, मतलब उनके जो पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स है उनको बेचना, तो ये सारी चीज़ें को रोकने के लिए ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट हैबिटेट एंड प्रिवेंट वाइल्ड लाइफ एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी कुछ ऐसा काम करेगा तो भाई उसको कहीं ना कहीं सज़ा मिलेगी। तो ये प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए लाया गया था, 1972 में आया था, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वाटर रिसोर्स। यहाँ पे देखिए कि यहाँ से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसके 1 लाइनर्स अगर आप पढ़ लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, मतलब 3/4 जो अर्थ है, 4 में से 3 भाग जो है पानी है एंड 1 भाग क्या है, लैंड। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर। वाटर इज रिन्यूएबल सोर्स एंड
about 22% of the total electricity in the India is obtained फ्रॉम हाइड्रो पावर्स। आपको देखना है कि जो इंडिया में 22% इलेक्ट्रिसिटी वो हाइड्रो पावर, जो वाटर के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है उसको हाइड्रो पावर कहते हैं, एंड उससे ही जो है 22% अपने इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, और यहाँ पे JJM जल जीवन मिशन ये स्टार्ट किया गया था, एक स्कीम है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द विलेजर, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द विलेजर। 11th सेंचुरी भोपाल लेक इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। भोपाल में जो लेक है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और यहाँ पे आपको जो सारी रिवर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स एंड उनके डैम्स जो हैं आपको याद रखना है। यहाँ पे 3 नदी हमारे जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो सतलज, कि सतलज पे देखिए भाखरा नागल प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन अ सतलज रिवर, ये बहुत खास है। इसके साथ साथ हीराकुंड प्रोजेक्ट या हीराकुंड डैम जो है ये महानदी पे बनाया गया था। हीराकुंड डैम उड़ीसा में, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सारे और भी वन लाइनर आपको देखने को मिल रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड फिर पढ़ लेना, बाकी मैं सारे समझा भी रहा हूँ। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो डैम्स हैं वो मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये डैम्स को किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार सरोवर डैम बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर इन गुजरात। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, किस नदी पे बना है? नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर किन किन स्टेट्स में जो है बेनिफिट्स देता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सारे जो है नर्मदा के आसपास हैं, तो आपको इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। द डैम क्या होता है? डैम क्या होता है? डैम इज़ द बैरियर कंस्ट्रक्ट स्टॉप डायरेक्ट और रिड्यूस द फ्लो ऑफ फ्लोइंग वाटर। जो पानी बह रहा है उसको रोकते हैं, एंड कहीं ना कहीं जो पानी को हमें इरिगेशन के लिए यूज़ करना रहता है, इसलिए भी डैम्स बनाते हैं, क्योंकि पानी का बहाव को थोड़ा कम करने के लिए डैम्स को बनाया जाता है। वो गुल और कुल क्या है? गुल और कुल क्या है? एक रिवर चैनल से जो बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है रिवर्स की जो डायरेक्शन उसको चेंज करके हम जो है गुल और कुल बनाते हैं, जिससे इरिगेशन में आपको हेल्प मिलती है। खादिन, खादिन एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जो राजस्थान में जिससे वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, और खादिन को ही जोहर कहा जाता है कहीं ना कहीं। और जो स्टोरेज सिस्टम है, टैंक्स, उनको टंका कहा जाता है राजस्थान में। पालर पानी, रेन वाटर को पालर पानी कहा जाता है। एंड यहाँ पे जो स्टेट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो है चेरापूंजी और मिजोरम। आपको ये 2 स्टेट्स के भी नाम, मतलब 2 ये जगह के नाम के भी याद रखना, चेरापूंजी एंड मिजोरम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य कंस्ट्रक्टेड इरिगेशन डैम्स, लेक्स एंड अदर इरिगेशन सिस्टम। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम यहाँ पे आया, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक्सीलेंट वाटर स्टोरेज सिस्टम इज बिल्ट इन इलाहाबाद। ये इल्तुतमिश बिल्ट हौस खास ऑफ वाटर सप्लाई इन सीरी फोर्ट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली में सीरी फोर्ट है, वहाँ पे हौस खास बना है। हौस खास क्या है? एक तरह का स्पेशल पॉन्ड है, कोई देखना। दामोदर रिवर को हम सौरव ऑफ इंडिया कहते हैं, सौरव ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना, इतने ही वन लाइनर से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं 4th चैप्टर एग्रीकल्चर। यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तीनों तरह के क्रॉप्स को हम समझ लेते हैं कि रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और ज़ैद क्रॉप क्या है। तो देखिए रबी क्रॉप जो है, रबी क्रॉप जो है विंटर्स में देखिए ग्रो की जाती है, एंड आफ्टर मानसून इसको ग्रो किया जाता है, और हार्वेस्ट किया जाता है इसके समर में, समर से पहले या समर में ही इसको हार्वेस्ट किया जाता है। एंड इसमें जो है बहुत ज़्यादा हमें लाइट, मतलब जो है ठंडा टेम्परेचर ये रहता है, इसलिए हम इसको विंटर में ही उगाते हैं। एक चीज़ का आप ये ध्यान रखना। तो आप जो रबी क्रॉप के एग्जांपल है वीट, मस्टर्ड, ग्राम, एंड ये सारे बीट एंड ग्राम आप याद रखना। रबी से देखिए, रबी विंटर में उगाई जाती है, तो डब्ल्यू से विंटर, डब्ल्यू से वीट, आप ऐसे डब्ल्यू करके याद रख सकते हैं। तो रबी क्रॉप जो है इनका जो सीज़न रहता है वो रहता है अक्टूबर से, ठीक है, मार्च तक। ये मार्च तक इसको उगाया जाता है, अक्टूबर से मार्च तक। और जो खरीफ क्रॉप रहती है, खरीफ क्रॉप जो है ये रेनफॉल या बोल सकते हैं आप रेनी सीजन में उगाने वाली फसल है। और इसमें जो है चावल, मतलब राइस एंड मेज़, ये सब को उगाया जाता है। और इसलिए उगाया जाता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, हमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है इन फसलों में, इसलिए हम इसको बारिश में उगाते हैं कि पानी हुआ तो उसी मानसून सीज़न में इसको उगा देते हैं। खरीफ क्रॉप, तो आप रेनफॉल, राइस ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। राइस और रेनफॉल मीन्स जो है राइस एंड रेनफॉल, आर फॉर राइस एंड आर फॉर रेनफॉल, इस तरह से। और जो ज़ैद क्रॉप है, ज़ैद क्रॉप से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज़ैद क्रॉप देखिए, जो खरीफ और रबी क्रॉप के बीच में जो सीज़न बच रहे हैं, मतलब जो गर्मी का सीज़न है मार्च से
एंड जून जुलाई तक जो भी है, मार्च से जून, तो ये जो समय है ये यहाँ पे ज़ैद क्रॉप हो सकती है। मतलब आप जो गर्मी में जो भी चीज़ें खाते हैं वो ज़ैद क्रॉप है, ठीक है। हम प्लांटेड बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, हम इसके देख लेते हैं पॉइंट्स क्या है कि जो है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच में इसको उगाया जाता है एंड एक ड्राई एंड वार्म टेम्परेचर में इसको ग्रो किया जाता है। रिक्वायर अ लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लोवरिंग, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन, शुगर कैन, ये सारी जो फसलें हैं ये आपने देखा होगा ज़्यादातर गर्मी में ही आती हैं एंड यही क्या है आपकी ज़ैद क्रॉप्स हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखना है, आसान था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, वाई जूट इज़ कॉल्ड गोल्डन फाइबर। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बहुत बार पूछा गया है, एक बार आपको इसको ज़रूर से प्रिपेयर कर लेना है कि जूट इज़ अ गोल्डन फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स शाइनी ब्राउन कलर एंड इट्स हाई वैल्यू। इट्स ऑल्सो कैश क्रॉप दैट कैन बी प्रॉफिटेबल फॉर इकोनॉमी, ठीक है। गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है जूट को, क्योंकि देखिए क्योंकि ये शाइनी है, ब्राउन इन कलर है और इसकी हाई वैल्यू, मतलब इसकी प्राइस जो है थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है। इसको कैश क्रॉप भी कहा जाता है क्योंकि ये इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करती है, महंगी है इसलिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये भी बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। बाकी आपको कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है ये सारी चीज़ें भी आपको याद करनी है। कमर्शियल फार्मिंग, झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन का नाम क्या है, झूम कल्टीवेशन दूसरे नामों से भी आता है जो है स्लैश एंड बर्न, ठीक है, स्लैश एंड बर्न नाम से भी आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्लैश एंड बर्न नाम से किस कल्टीवेशन को कहा जाता है, जो है हमारा झूम कल्टीवेशन, ठीक है। स्लैश एंड बर्न से इसको डिनोट किया जाता है। और झूम कल्टीवेशन क्या है, एक तरह का ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इज़ अ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड ऑफ क्लियरिंग लैंड बाय बर्निंग ट्री एंड वेजिटेशन, लैंड इज देन कल्टिवेटेड फॉर फ्यूल। क्या होता है यहाँ पे जो ट्रीज़ वगैरह को जला देते हैं नीचे, जिससे वो जो लैंड है वो कुछ साल के लिए और कल्टीवेट कर सकते हैं, तो ये झूम कल्टीवेशन है। स्लैश एंड बर्न नाम से जाना जाता है, अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। और अगला है व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसको भी पढ़ रहे थे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ अ कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस वेयर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया ऑफ लैंड, इट इज़ यूजली प्रैक्टिस इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ये तो नॉर्मल हमारी कमर्शियल फार्मिंग है, मतलब कमर्शियल मीन्स मार्केट पर्पज़ के लिए, कि मार्केट में बेचने के लिए हम फसल ला रहे हैं, तो एक तरह की वही है कमर्शियल फार्मिंग है। इस पर क्या होता है कि सिंगल क्रॉप को हम ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं बेचने के लिए, ठीक है। आप इजी था, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नया चैप्टर आ चुका है जिसमें से 4 मार्क्स का रहा है। बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, ये बेसिक और की इंडस्ट्री आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, ठीक है। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज क्या है, जो अपना रॉ मटेरियल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, अदर गुड्स बनाने के लिए बेच रही है। जैसे हमें पता है कि कुछ ना कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स जो लगती हैं, जैसे हो गया आयरन, कॉपर, ठीक है। तो आयरन स्टील इसकी जो है एक बेसिक इंडस्ट्री होगी। बेसिक इंडस्ट्री मतलब बेसिक हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो कि बेसिक नीड्स जो रहती हैं किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वह नीड को पूरा कर रहा है ये बेसिक इंडस्ट्रीज़। तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ क्या है, दोज इंडस्ट्री विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। अदर गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही हैं वो ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसके एग्जांपल है आयरन स्टील इंडस्ट्री, कॉपर एंड स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है। ये सारी इंडस्ट्रीज जो है बेसिक रॉ मटेरियल हमें दे रही, क्लियर। फैक्टर फॉर चूजिंग लोकेशन फॉर इंडस्ट्री की, अगर हमें कहीं पे इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, फैक्ट्री खोलनी है, तो हम को लोकेशन किस तरह से चूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि जहाँ पे हमें स्किल्स मिलेंगी या फिर हमें मार्केट मिलेगा, हम वहाँ पे करेंगे। वैसे ज़्यादातर ऐसी लोकेशन पे होती है कि जहाँ पे बड़ा लार्ज स्केल पे हम चीज़ों को लगा सकें, ठीक है। इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। अब अगला जो हमारा चैप्टर है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये 7 मार्क्स का है। तो आप समझिए कि देखिए 4 मार्क्स के आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक तो मैप वर्क रहेगा आपका, एक मैप वर्क रहेगा, और जो ये 7 नंबर का है तो इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 1 लाइनर्स दिए कि अगर जो इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा डाल देता है तो ऑब्जेक्टिव भी हम सारे कंप्लीट करेंगे। तो इसके ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। फर्स्ट कुछ 2 क्वेश्चन हैं, डिफरेंस बिटवीन लोकल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। आप समझ लेना कि भाई जो हम लोकली जो है इंडिया के अंदर ही, अगर हम स्टेट मतलब एक कंट्री के अंदर ही जो है हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको लोकल ट्रेड कहेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड जब हम बाहर के देशों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं।
आप इसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते चलिए। इंपॉर्टेंट ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज की रोडवेज का क्या फ़ायदा है रेलवेज के कंपैरिजन में, जो रेलवेज हैं उसके कंपैरिजन में रोडवेज का क्या फ़ायदा है। तो हमारा जो फर्स्ट वन लाइनर है वो है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो किस नाम से जाना जाता है, तो भाई वो आकाशवाणी नाम से इसको जाना जाता है। नेशनल टेलीविजन ऑफ चैनल, नेशनल टेलीविजन चैनल कौन सा है, दूरदर्शन। देयर आर 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, 3 मोड होते हैं भाई, लैंड वाटर एयर, 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें गिवन है। फुल फॉर्म ऑफ CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD का होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ये शायद 2023 या 24 में आपसे पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट हाईवे टनल का नाम क्या है भाई, अटल टनल। आपको ध्यान रखना अटल टनल जो है लॉन्गेस्ट, एंड इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी कि अटल टनल लोकेटेड है इंडिया में, जो है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, एंड इसके साथ इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। इंडिया की जो फर्स्ट ट्रेन है वो कब चली थी भाई, वो चली थी 1953 में, जिसने 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। कहाँ से कहाँ चली थी, मुंबई से थाने, ठीक है। मुंबई से थाने जो है इस ट्रेन को चलाया गया था, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर 1873, ओके। आपको ये ध्यान रखना है इंडिया फर्स्ट जो है गैस पाइपलाइन जो है 1700 किलोमीटर की सबसे बड़ी पाइपलाइन, एंड ये मैप वर्क में पूछा जाता है HVJ पाइपलाइन के बारे में। इसका नाम क्या है, हज़ियारा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ठीक है। HVJ गैस पाइपलाइन 1700 किलोमीटर की लंबी है, और ये इसमें मैप वर्क में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैप वर्क में, इसको HVJ को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। PWD का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। एंड प्रधानमंत्री जो सड़क परियोजना है इसका क्या वर्क था एंड किस लिए ये बनाई गई थी, तो जो हमारे विलेजेस हैं उनको सिटीज़ से जोड़ने के लिए, वर्क ऑफ कनेक्टिंग एवरी विलेजेस ऑफ इंडिया टू मेजर सिटीज़ थ्रू रोड्स डन अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। ये इस योजना के कारण ही जो गांव और शहर है इनको जोड़ने के लिए रोड्स बनाई गई। नेक्स्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रिएट की गई थी 1960 में, आपको डेट मतलब जो ईयर याद रख लेना 1960। एंड ये जो है किस लिए बनाई गई थी, ये देखते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री, जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ के रोड और को बनाना और उनको मेंटेन करना, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। फर्स्ट मेजर पोर्ट देखिए कहाँ बना था, जो है कंडला में बना था, फर्स्ट मेजर पोर्ट कंडला, एंड इस कंडला पोर्ट का ही नाम क्या है, दीनदयाल पोर्ट। आपको ध्यान रखना कि दीनदयाल पोर्ट किसको कहते हैं, कंडला पोर्ट को। एंड कंडला पोर्ट जो है पहला मतलब इंडिया का जो है टाइडल पोर्ट है, ठीक है। टाइडल पोर्ट मुंबई इज़ अ लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, कि लार्जेस्ट पोर्ट कहाँ पे है आपका, मुंबई में। ये जो पोर्ट्स के क्वेश्चन है ये भी भाई आपके जो मैप वर्क है उसमें पूछे जाते हैं, तो मैप वर्क में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। हम मैप वर्क में आपको कुछ मैं मैप्स दे दूंगा जो आपके खास हैं, जो ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो सारे मैप्स को भी हम कवर करेंगे। न्यू मैंगलोर पोर्ट इज़ लोकेटेड इन कुद्रेमुख, ये वाला जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है कहाँ पे है, कुद्रेमुख में है। एंड NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। NHAI मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में हमारे पास 4 चैप्टर हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा डेवलपमेंट, इससे भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 मार्क्स में आप समझिए कि यहाँ पे हमने बहुत सारे जो है 1 वर्ड या 1 लाइनर हमने कर लिए, जहाँ से आपके सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है। ईजी क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो आप इसमें से कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट देयर इज़ 3 इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, पर कैपिटल इनकम, लिटरेसी रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। ये 3 आपके डेवलपमेंट के फैक्टर्स है कि किस किस चीज़ों से जो है एक देश का डेवलपमेंट होगा। पर कैपिटल इनकम मतलब देश की इनकम, ठीक है, एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन, पर कैपिटल इनकम कहते हैं उसको। लिटरेसी रेट, कि अगर पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया, तो यही है कि लिटरेसी रेट अगर कहाँ का कितना है, अगर लिटरेसी रेट पे डिपेंड करता है, मतलब पढ़े लिखों की जनसंख्या, ठीक है, कौन कितना एजुकेटेड है, ये जो लिटरेसी रेट कहलाता है। डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल एज इक्वलिटी एंड फ्रीडम। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है
इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल एज इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ठीक है। इन सारी चीज़ों में प्रोग्रेस करोगे तो ये जो डेवलपमेंट होगा। मेजर बेसिस ऑफ कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज पर कैपिटल इनकम। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे याद कर लीजिए कि एवरेज इनकम क्या होता है, ठीक है। एवरेज इनकम का फॉर्मूला गिवन है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है आपका। पर एवरेज इनकम मीन्स पर कैपिटल इनकम, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देश की पूरी जो इनकम है उसको डिवाइड कर दो देश की जनसंख्या, तो आपका एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी। एवरेज इनकम पर कैपिटल इनकम एक ही चीज़ है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ याद रखना है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए केरला, आप कुछ स्टेट्स उनके नाम ध्यान रखना है कि जो केरला है वो सबसे ज़्यादा आपका लिटरेसी रेट हाईएस्ट मोस्ट लिटरेट स्टेट में आता है। तो केरला है आपका मोस्ट लिटरेट स्टेट में आपका केरला आता है। एंड किसकी हाईएस्ट कैपिटा इनकम, मतलब एवरेज इनकम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलती है, तो वो है आपका हरियाणा। आपको ये 2-3 चीज़ें याद रखना है। और लिटरेसी रेट होता क्या है, द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन अमॉन्ग पीपल ऑफ एज 7 years एंड अबव इसको लिटरेसी रेट, ठीक है। एक प्रपोर्शन है किसका, लिटरेट पॉपुलेशन का, पढ़े लिखे लोगों का जो 7 साल से अबव है, उसी को लिटरेसी रेट कहते हैं। इंडियाज स्टेट दैट विथ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम हरियाणा एंड मोस्ट लिटरेट स्टेट इज केरला, ठीक है। HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का मतलब क्या होता है, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें उनको मैं करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट। HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, इट इज़ अ स्टैटिकल रेशियो ऑफ एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। कितना कोई आदमी जिएगा उसका जो रेशियो है वही क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इसमें देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय UNDP। तो UNDP का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। UNDP का जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। इन चीज़ों को आपको याद करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, आयरन, वुड एंड कॉर्न। ये सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर जो है मेन इसमें प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। तो इसको आप एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को उगाते हैं, ठीक है, ठीक है। पीपल हु वर्क्स इन दिस सेक्टर इंक्लूड फार्मर्स, माइनर्स एंड फिशरमैन। ये कौन कौन इसके अंडर में आता है, जो हमारे फार्मर्स हैं, माइनर्स हैं, फिशरमैन्स हैं, ये सभी इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। और इसमें आप कोल, वुड, कौन सी मतलब सारी फसल उगाना, ये इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर मीन्स यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। सारी जो कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सभी इसी के अंडर में आते हैं। कौन कौन से वर्क आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। इसमें इन्वॉल्विंग ट्रांसफरिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स, ठीक है, लाइक क्लॉथिंग, कार्स, एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब ये सेकेंडरी सेक्टर, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। फर्स्ट जैसे प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं, फार्मर्स वगैरह सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, कोई सी भी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं, क्लॉथ्स हो गया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगी। थर्ड हमारा टेरिटरी सेक्टर मीन्स यहाँ पे जो सर्विसेज है, सर्विस इंस्टेड ऑफ गुड, यहाँ पे जो जितनी भी जॉब्स हैं सब इसी के अंदर आती हैं। एजुकेशन हो गया, टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। IT कंपनीज जो सारी हैं इसके अंदर आती हैं, तो इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टेरिटरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया, टेरिटरी सेक्टर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पीपल्स हु वर्क्स इन द सेक्टर इंक्लूड शॉपकीपर्स एंड अकाउंटेंट, ये सब भी इसी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या आपको देखने को मिला है। सबसे पहले देखो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट के थ्रू आप रजिस्टर्ड है। इसके साथ फिक्स्ड वर्किंग आवर्स देखने को मिलेंगे, जॉब सिक्योरिटीज़ देखने को मिलेंगी। ये 3-4 पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। GDP का फुल फॉर्म क्या है एंड GDP होता क्या है, ये आपको याद कर लेना है। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको इसको भी याद कर लेना है, इसकी डेफिनेशन भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मनी एंड क्रेडिट। इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि मनी क्या है, करेंसी क्या है, RBI के फंक्शंस क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है एंड फंक्शन ऑफ मनी, कि मनी के जो फंक्शन है इन सारी चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। RBI के फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपसे,
ठीक है, 4 नंबर में पूछा सकता है, तो एक क्वेश्चन इससे बन सकता है आरबीआई। और मनी, ये बहुत बार पूछे गए हैं कि करेंसी क्या है, मनी क्या है। ओके, तो ये इनको आपको ध्यान में रखना है। मनी, आरबीआई के फंक्शंस, बार्टर सिस्टम और फंक्शन ऑफ मनी, करेंसी, चार ये पांचों क्वेश्चन जो है बहुत खास है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस चैप्टर से चूज़ किए। तो आपको ध्यान रखना कि आरबीआई के फंक्शन क्या है। देखिए, आरबीआई इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप आरबीआई का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो है सभी बैंकों को रेगुलेट करती है। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि सभी बैंकों को रेगुलेट करती है। इसके साथ साथ जो है फेक करेंसीज, अगर जो फेक करेंसी चल रही है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है ये आरबीआई। ये और थर्ड जो पॉइंट है कि सारे बैंक्स को रेगुलेट करने के साथ साथ मनी को छापना, जो प्रिंटिंग है वो भी आरबीआई करती है, मतलब पैसों को बनाना और उसको कंट्रोल करना कि फेक करेंसीज तो नहीं है। और इसके साथ साथ बैंकों को रेगुलेट करना, ये काम है आरबीआई का। अब बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम मीन्स, देखिए, हम विदाउट मनी जब चीज़ों को एक्सचेंज करके, जैसे हम पहले करते थे कि पहले का सिस्टम सही था, बार्टर सिस्टम चलता था पहले कि हम चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लेते थे, तो इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। इनकी सबकी डेफिनेशन, इन सब के आंसर आप निकालिए और इन सभी क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी, पैसे से हम क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, करेंसी क्या है, किसी देश की जो मनी रहती है एक, उसी को हम करेंसी कहते हैं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। इससे आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। 3 मार्क्स में व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है क्या। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है आते हैं हमारे पास, जो बाहर से फॉरेन ट्रेड्स हैं, उन्हीं को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ कौन कौन सी हैं, आपको ध्यान रखना मल्टीनेशनल कंपनीज़। इससे रिलेटेड जो वन लाइनर से हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो आपको एक दो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके नाम याद रख लेना है, जैसे एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, ये 3 आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ के नाम याद रख सकते हैं। और लिबरलाइजेशन क्या होता है? तो लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन मीन्स, देखिए, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ गवर्नमेंट के रूल सेट किए गए हैं फॉरेन ट्रेड पे या इंटरनेशनल ट्रेड पे, तो उन सभी को हटाना, उन सभी बैरियर्स को हटाना या फिर उन सभी रूल्स को हटाना ही लिबरलाइजेशन है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में मदद करना। ठीक है, ये लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम जो सारे रिस्ट्रिक्शन या बैरियर्स हैं उन सभी को हटा देंगे, जो किसके द्वारा लगाए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए हैं, उन सभी को हटाना फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, जिससे हम इंटरनेशनल ट्रेड आसानी से कर सकें। फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है? तो आप समझिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी वही कर रही है, लिबरलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट इसका वही आ जाएगा, लिबरलाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिबरलाइजेशन करती है, मीन्स जो लिबरलाइज करती है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा रूल सेट किए गए हैं उनको हटाने का या फिर उनको हटाने का काम करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम फॉरेन ट्रेड आसानी से कर सकते हैं। और सेकंड जो फंक्शन हो सकता है कि जो इनके द्वारा रूल बनाए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब जो गवर्नमेंट के रूल्स हटा तो गए हैं, हटा तो दिए गए हैं, बट जो इनके रूल्स हैं हमको इनको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो फंक्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लिबरलाइजेशन करती है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं। पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें जो वन लाइनर से बहुत ज़्यादा खास है, इसमें जो श्रीलंका एंड बेल्जियम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आपको 2 क्वेश्चंस में प्रिपेयर कर लेना है। पहले तो व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, होता क्या है पावर शेयरिंग। इसके साथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। ये 2 तरीके से होती है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। मतलब वर्टिकली आप देखेंगे कि वर्टिकली में पावर्स जो है इक्वली डिवाइड नहीं रहती। वर्टिकल में जो ऊपर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल, एंड फिर धीरे धीरे जो इसकी पावर कम होते जाती है। जैसे हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर एंड देन जो बाकी के नेताओं रहते हैं, तो इस टाइप से पावर वर्टिकली होती है। एंड हॉरिजॉन्टली की बात करें कि हॉरिजॉन्टली किस तरह, हॉरिजॉन्टली पावर इक्वली डिवाइड रहती है। ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा है या इसको ज़्यादा है या इसको ज़्यादा है। तो आपको समझ लेना है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन किस तरह से होता है। यहाँ पर जो वन लाइनर से इनको कंप्लीट करते हैं। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल स्टेट ऑफ यूरोप, यूरोप का एक स्टेट है बेल्जियम। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स को कवर करना है। द लैंग्वेज ऑफ मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट लिविंग इन श्रीलंका इस सिंहली। सिंहली लैंग्वेज, बुद्धिस्ट जो श्रीलंका में रहते थे उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी सिंहली। 1956 सिंहली वॉज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। सिंहली को कब जो है ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की डिक्लेयर किया गया था? 1946। आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है, 1946 में इसको
आपको श्रीलंका की जो भाषा है सिंहली, उसको डिक्लेयर कर दिया गया था। स्टेट ऑफ बेल्जियम शेयर इट्स बॉर्डर विथ फ्रांस, नाइदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। ठीक है, तो बेल्जियम अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है किन स्टेट्स उनके साथ? फ्रांस, नाइदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग। ये 59% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम स्टेट लिव इन फ्लैमिश रीजन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 59% पॉपुलेशन बेल्जियम की कहाँ रहती है? फ्लैमिश में, फ्लैमिश रीजन में रहती है। एंड यहाँ पे जो तमिल पीपल्स हैं वो माइनॉरिटीज़ है श्रीलंका में। ज़्यादातर लोग जो है सिंहलीज बोलते हैं। तमिल को जो है ऑलमोस्ट 5 to 6% लोग ही जो श्रीलंका में हैं तमिल बोलते हैं। एंड द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज़ ब्रुसेल। कैपिटल ऑफ बेल्जियम आपको याद रखना है ब्रुसेल। ब्रुसेल जो बेल्जियम की कैपिटल है। और बेल्जियम बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1830। कि बेल्जियम कब बना था एक इंडिपेंडेंट स्टेट? 1830 में। श्रीलंका बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948। देखिए श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1948 में। आपको याद रखना है कि 1947 में इंडिया एंड 1948 में जस्ट एक साल बाद 1948 में श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था। ठीक है। बेल्जियम द कम्युनिटी ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज। बेल्जियम में 2 लैंग्वेज बोली जाती है, डच एंड जर्मन। तो पावर इज डिवाइडेड अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये जो है इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट या फिर जो भी है, तो ये 3 आपके ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आपको ये याद रखना है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसी को कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, तो यही है कि पावर इज डिवाइडेड अमंग वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, इसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, विच मीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में जब पावर को डिवाइड करते हैं तो इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो भाई इसको IMP कर लेना। सिंहलीज एट द मेजोरिटी पॉपुलेशन इज इन श्रीलंका। हमने पढ़ा कि माइनॉरिटी है तमिल एंड सिंहलीज क्या है? मेजोरिटी है। ठीक है। सिंहलीज वर गिवन प्रेफरेंस इन यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन श्रीलंका। तो सिंहली लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में और श्रीलंका की, और गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिंहली जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इट इज़ प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका दैट गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। श्रीलंका इज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज़, तमिल एंड सिंहलीज। देखिए अब 2 कम्युनिटीज़ में श्रीलंका डिवाइड हो गया, तमिल और सिंहली में, जहाँ पे सिंहली जो ज़्यादा है और तमिल्स क्या है थोड़े से कम है। माइनॉरिटी है तमिल्स एंड सिंहलीज क्या है? मेजोरिटीज़ है। श्रीलंका गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट द प्रमोट बुद्धिज्म। जो कि बुद्धिज्म को प्रमोट करना, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि बुद्धिज्म को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, ये इनका काम है। तमिल्स इन श्रीलंका फॉर टू मेक तमिल द ऑफिशियल लैंग्वेज टू गेन रिलीजन ऑटोनॉमी एंड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तमिल जो है अभी भी लड़ रहे हैं कि जो है तमिल को ही श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना जाए, पर तमिल वो सिंहली जो लैंग्वेज है वही अभी तक चल रही है। ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इन ब्रसेल, बेल्जियम हैज़ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो ब्रसेल है वहाँ पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म, तो उस चैप्टर में आप समझ लेना। द प्लांटेशन वर्कर वर पीपल ब्रॉट फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तमिल इन श्रीलंका लिव्स मेनली इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस। ये भी आपको याद रखना कि तमिल्स कहाँ पे रहते हैं? नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस में। डच स्पीकिंग पीपल लिव इन लार्ज नंबर ऑफ बेल्जियम। सबसे ज़्यादा जो बेल्जियम है वहाँ पे डच पीपल रहते हैं, डच बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। इन श्रीलंका बुद्धिस्ट यूज्ड टू लीड द सिंहलीज। ठीक है। सिंहलीज को जो लीड करते हैं वो है बुद्धिस्ट पीपल। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म 4 मार्क्स का है, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 3 ही है। फेडरलिज्म, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, इन सभी टॉपिक्स को आप कवर कीजिए। ठीक है। और रिलीजन्स एंड कास्ट में व्हाट इज सेकुलरिज्म, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे हम। पॉलिटिकल पार्टीज जो चैप्टर है ये 4 नंबर का, ये तो 2 नंबर का, तो इससे आप जो 1 लाइनर है हम उसको देख लेंगे एक बार। और सेकुलरिज्म स्टेट क्या होता है, सेकुलरिज्म है क्या, ये सारी चीज़ें। और रिलीजन कास्ट बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं उन पे भी देखना पड़ेगा आपको, उन टॉपिक्स को कवर कीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो है चैप्टर इसमें 4 मार्क्स का आ रहा है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, ये आपको पढ़ना है। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या, काम क्या क्या करती है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी को क्या क्या चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं, ये वो कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा इसमें। और एफिडेविट क्या होता है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है,
ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी, मल्टी पार्टी सिस्टम, एफिडेविट, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इसको ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको सबसे पहले व्हाट चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, एफिडेविट। ये 4 क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल पार्टी से आपको कम से कम कर लेना है कि ये चारों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं एंड आपसे पूछे जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो जो है नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी से भाई 3 नंबर का आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एंड 3 नंबर में से आपके यहाँ पे 3 मैंने जो है इंपॉर्टेंट देखे हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड आपको उसके बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चंस आप कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अब हिस्ट्री सेक्शन पे। तो हिस्ट्री सेक्शन में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ भाई, अगर हिस्ट्री सेक्शन में से आप इतना पढ़ लेते हो तो भी काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर का जो पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनने ही वाला है, तो इस चैप्टर को नहीं छोड़ सकते आप। पर इसमें भी देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट, रोल्स एक्ट्स पूरा आपको कंप्लीट करना है, जलियांवाला बाग एंड सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि आप जानते हैं लाइन से सारी चीज़ें हुई थी एंड ये बहुत ज़्यादा खास है। इनमें जो सारे क्वेश्चंस दिखे, गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट 4 रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, ये भी सारे जो मूवमेंट्स हैं इनके रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको जो है कलेक्ट कर लेने, इन सब के आंसर निकाल लीजिए एंड इन्हीं टॉपिक्स को आप कवर कीजिए। यहाँ पे हिस्ट्री में और भी जो क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है सिल्वरिन कॉर्न लॉ, ये जो है बहुत बार पूछे गए हैं, आपको प्रीवियस सैम्पल पेपर ले लीजिए, मॉडल पेपर ले लीजिए एंड 2023 में भी देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दांडी मार्च से रिलेटेड आपको नोट लिखते आना चाहिए या फिर उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड जो 1 लाइनर्स हैं हम उनको भी देखने वाले हैं, जिससे जो ऑब्जेक्टिव है अगर बनते हैं तो आप उनको भी कर सकोगे। देन मैप वर्क तो हम बाद में भी देख लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये जो 1 लाइनर्स हैं, इसमें महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, ठीक है, लाइन्स ही दिए गए। फिर जहाँ पे सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, तो यहाँ पे देख लीजिए सत्याग्रह में गिवन है कि यहाँ पे जो गांधी जी सत्याग्रह किया था, उन्होंने 3 सत्याग्रह हुए थे। सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा एंड अहमदाबाद। चंपारण हुआ था 1917 में, देन 1918 में खेड़ा में एंड 1918 में फिर अहमदाबाद में, ठीक है। तो 1915 में गांधी जी अपने इंडिया आ गए थे जनवरी 1915 में। ये चीज़ें सारी आपको ध्यान रखनी है। अब ये किया क्यों था आप देख लीजिए, यहाँ पे सारे जो 1 लाइनर थे इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप इसे बाद में भी पढ़ सकते हैं। बस आपको सारे जो 1 लाइनर से एक बार पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में आपको जो ईयर से, डेट से ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चंपारण देख लीजिए, इंडिगो मूवमेंट, जो इंडिगो कल्टिवेशन था उससे रिलेटेड ये सत्याग्रह था एंड खेड़ा में फार्मर्स या पीजेंट्स के लिए किया गया था। इसी तरह सारे सत्याग्रह के बाद जो है जलियांवाला बाग के बारे में हुआ था, जो ठीक है, ये होगा गांधी जी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है। देन फिर ये सारे जो 1 लाइनर्स हैं आपको इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज, फिर ये भी है। खिलाफत मूवमेंट के जो है 1990 में स्टार्ट हुआ था एंड इनको स्टार्ट किया था शौकत अली एंड मोहम्मद अली ने। ये सारे जो 1 लाइनर्स हैं इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड इनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे और भी हैं, ठीक है। यहाँ पे दांडी मार्च से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे दांडी मार्च से रिलेटेड है कि किस लिए किया गया था एंड कब गांधी जी निकले थे। 78 कंपेनियंस थे उनके एंड 6 अप्रैल को भाई पहुँच गए थे 1930 में, जो सॉल्ट लॉ एंड जो दांडी मार्च है पूरे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इसके भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट भगत सिंह से रिलेटेड है कि उस समय जो ये सब चल रहा था 1929 की बात है कि जब भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसी सेम ईयर में उन्होंने क्या हुआ था, बम फेंक दिया था एंड भगत सिंह वॉज ओनली 23 ईयर ओल्ड व्हेन ही वॉज टायर्ड एंड हैंग्ड, ठीक है। ये भगत सिंह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी एंड भगत सिंह का नारा क्या था ये सब भी आपको देखना है। ये इनकलाब जिंदाबाद, ये सब नारा था। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बहुत सारे 1 लाइनर्स है कि हर एक डेट पे ईयर लिखा हुआ है एंड उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है कि देखिए हमारा जो सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग, वो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने लिखा था 1870s में, ठीक है। और हमारा
जो भारत माता है उनकी पेंटिंग पहली बार बनाई थी अभिनंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, इन सभी की आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे भी सारे देखिए डेट्स वाइज सारे हमें दिए हैं। 1970 से पूरा दिया हुआ है, 1911, 1914 महात्मा गांधी ने कब कौन से मूवमेंट्स किए, खिलाफत मूवमेंट कब हुआ, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, रोल्स एक्ट्स क्या था, सारी चीज़ें इस इधर दी हुई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं जो ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है ये आपको पहले पढ़ लेना है। ग्लोबलाइजेशन देखिए, इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पीपल, गुड्स एंड जॉब्स मूव बिटवीन कंट्रीज। ये हमने जोग्राफी में पढ़ा, एंड जोग्राफी एंड हिस्ट्री दोनों में इसका मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पे सिल्क रूट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको सारी पढ़ लेनी है। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन है सिल्क रूट से रिलेटेड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आ गए हम प्रिंटिंग मीडिया, जो प्रिंटिंग वाला जो चैप्टर है उसमें कि आपको देखना है कि सबसे पहले कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पे आई थी। चाइना, जापान, कोरिया में जो है सबसे पहले प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी। एंड इसी तरह ये सारे जो वन लाइनर्स हैं आपको इसको कंप्लीट करना है कि जो है फर्स्ट बुक कौन सी लिखी गई थी, कितने पेजेस थे, सारी चीज़ें, ये सारे वन लाइनर्स। अब आ जाते हैं मैप वर्क पे। तो मैप वर्क में गिनती के मैप से सबसे पहले रिवर वाला मैप है। ठीक है, रिवर वाला मैप कर लेना है आपको। जो सारी मेन रिवर्स हैं उनके जो आपको देख लेना है कि कहाँ से निकली हैं, महानदी, ब्रह्मपुत्र, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ से निकली इन सब के स्टेट्स एंड जो लोकेशन है। ठीक है, अमरकंटक, ये सारी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये है कोल माइंस। ये कोल माइंस सारी जो हमारी 8 कोल माइंस है इससे रिलेटेड भी ये मैप वर्क है, आप इसको देख लीजिए। फिर है आयरन ओर माइंस। आयरन ओर माइंस देखिए आपके पास 5 ही आयरन ओर माइंस है और यही जो है ज़्यादातर पूछी जाती है। ये पोर्ट्स हैं आपके। अब आप ध्यान रखिए कि जो पोर्ट्स रहते हैं हमारे जो ओशियंस के पास रहते हैं, तो ये सब नीचे साइड पे ये देखिए। ठीक है, और ये है हमारे सारी, मैंने ये एक और मैप है जिसमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, एंड ये HBJ पाइपलाइन। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पाइपलाइन है यहाँ पे, ये जो पूरी, इसको आपको ज़रूर से कर लेना है। एंड यहाँ पे जो कोल माइन से रिलेटेड, कोल माइंस का तो वैसे भी एक मैप मैंने पूरा दे दिया। इन सारी चीज़ों को आप कंप्लीट कीजिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो भाई अपने फ्रेंड्स उनके साथ भी शेयर कर दो। और देखिए कि जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ज़रूर नहीं है जो मैंने क्वेश्चन बताया इनमें से सारे क्वेश्चन हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से आ सकते हैं। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। एंड इसके साथ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एंड आपको नहीं बनता है तो भाई देखिए आपका जो पेपर है दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। तो एक बार आप हिंदी में पढ़ के देख लीजिए, शायद आपको कुछ ना कुछ समझ में आए एंड उस टॉपिक से आप कुछ ना कुछ उस पेपर में लिख के आए। आपको कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जिससे क्या होगा कि आपको कुछ ना आधे 1 मार्क्स मिलेगा। तो भाई वो आपका बेनिफिट है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आज की वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।